Hello guys, I am Dr. Dishant, your biology guru. Today we will discuss about a new chapter and the name of the chapter is genetics. तो चलिए आज अपन उसका पार्ट फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में दे रखा है कि अपन इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है अपना व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है। देन वेरिएशन, हेरिडिटी, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, जेनेटिक्स से रिलेटेड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है वो सारा देखेंगे। फिर ग्रेगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट, उनकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है और ह्यूमन ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में अपन को देखना है। आज के पार्ट में अपन इन तीन टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है जेनेटिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन, देन उसके बाद में वेरिएशन क्या होता है और हेरिडिटी क्या होती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आ रहा है व्हाट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट, द टर्म जेनेटिक्स वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय बैटसन इन 1906। क्लियर, बैटसन ने इस जेनेटिक्स टर्म को दिया था 1906 के अंदर। नेक्स्ट लिखा है जो जेनेटिक्स वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है और उसका मतलब क्या होता है, जेनेसिस और ओरिजिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर। नेक्स्ट दे रखा है जेनेटिक्स इज ए ब्रांच, ये डेफिनेशन है जेनेटिक्स की। दे रखा है जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक्स जब भी आप डिफाइन करते हो तो उसमें ये दो पॉइंट जो है वो की पॉइंट है। बिना इसके जेनेटिक्स की डेफिनेशन अधूरी है। तो जब भी आप जेनेटिक्स की डेफिनेशन लिखते हो तो आपको ये बताना है कि इट इज अ स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या सेकंड, तो इट इज ए स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो ये दो वर्ड आपके आने बहुत जरूरी है। अब इन दोनों वर्ड को अपन वैसे डिटेल में देखेंगे लेकिन थोड़ा बहुत मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, अपन अपने आसपास देखते हैं तो कोई भी इंडिविजुअल जो कि सेम स्पीसीज का है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। कभी एक दूसरे से एकदम 100% कोई भी सिमिलरिटी शो नहीं करता। क्लियर। जैसे अपने आसपास के अपने फ्रेंड्स हो गए, अपने ब्रदर हो गए, सिस्टर वगैरह हो गई, वो सारे क्या है अपने से एक दूसरे से थोड़ी थोड़े डिफरेंट होते हैं। वो डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें जेनेटिक वेरिएशन मिलती है। और जेनेटिक वेरिएशन क्यों मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक वेरी मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। डिटेल में अपन आगे जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स जिसको अपन ट्रेट्स भी बोलते हैं, ट्रेट्स, ठीक है ना। जैसे उसकी हाइट कैसी है, उसका स्किन कलर कैसा है, उसकी आंखें कैसी है, उसके कान कैसे हैं, है ना, उसकी वॉइस कैसी है, मतलब जो भी उसके कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है? वो सारे के सारे उस इंडिविजुअल या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट उसके जेनेटिक मटेरियल के थ्रू कंट्रोल होती है। जेनेटिक मटेरियल के थ्रू कंट्रोल होती है। और उस जेनेटिक मटेरियल को अपन क्या बोलते हैं, डीएनए। जनरली जो हायर इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। और लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, तो उनमें आरएनए भी एज ए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। लेकिन अपन जनरली ह्यूमन बीइंग और हायर एनिमल्स और प्लांट्स की बात करते हैं तो उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है जनरली डीएनए मिलता है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो उसके जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए से क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं। और हर एक इंडिविजुअल का डीएनए जो होता है वो अलग अलग होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होता है, एक्सेप्ट क्लोन्स। क्लोन्स जो होते हैं, है ना, आइडेंटिकल्स, एक दूसरे के एकदम आइडेंटिकल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एकदम सेम रहता है। क्लियर।
तो जिनका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट होगा उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगी, यानी वो एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी वर्ड का मतलब क्या है, आपने फ्रिक्वेंटली सुना होगा। कोई भी कैरेक्टर होता है या कोई डिजीज होती है किसी फैमिली में, और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है, तो अपन कहते हैं कि ये तो हमारे घर में हेरिडिटी है। मीन्स एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ डायबिटीज़ का। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस एक ऐसी डिजीज है जो कि हेरिडिटी होती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो ट्रांसफर हो सकती है। तो हेरिडिटी का मतलब होता है कि कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना, ठीक है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जेनेटिक्स है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये फीमेल है और ये मेल है, तो दोनों एक दूसरे से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब उन दोनों में जब क्रॉस होता है, मतलब स्पर्म और ओवा फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, और देन जब वो एक ऑफ स्प्रिंग में डेवलप होता है, तो वो ऑफ स्प्रिंग जो है अपने पेरेंट्स से क्या करती है, डिफरेंस शो करती है, सिमिलरिटी शो नहीं करती, डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए हुए होती है। तो ये चीज़ ये बताती है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं, मतलब उनकी हेरिडिटी होती है, तो उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है। तो ये एक जेनेटिक वेरिएशन को शो करता हुआ एक डायग्राम है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हेरिडिटी क्या होती है, व्हाट इज हेरिडिटी। तो इन शॉर्ट मैंने बता दिया था, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। लिखा है हेरिडिटी ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, यानी हेरिडिटी को अपन इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। क्लियर? का मतलब क्या है, लिख रखा है बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस इज द पासिंग ऑन ऑफ ट्रेट्स, और ट्रेट्स के ब्रैकेट में आप कैरेक्टर्स भी लिख सकते हो, कैरेक्टर्स इज द पासिंग ऑन ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, आइदर थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी ये कहना चाह रहा है कि पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग जनरेशन के अंदर जो भी कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है उसको अपन हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है? अब वो ट्रांसफर जो मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जो बना है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी बन सकता है और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी बन सकता है। तो दोनों रिप्रोडक्शन कंडीशन में जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके अंदर उसके पेरेंट से कुछ कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर होंगे और कुछ उसको बाहर से भी मिलेंगे। ठीक है? तो जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, उस ट्रांसफर होने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, या वो ट्रांसफर होने की जो प्रॉपर्टी है उसको अपन क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। जैसे मैं बताऊं, किसी के पेरेंट्स को मान लो डायबिटीज हो रखी है, तो उसकी ऑफस्प्रिंग जो है वो रिस्क पे होती है डायबिटीज के लिए। क्यों? क्योंकि डायबिटीज क्या है, एक हेरिडिटी वाली डिजीज है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है ना? तो वो क्या है, हेरिडिटी हो गई। क्लियर? नेक्स्ट है द ऑफस्प्रिंग सेल्स और ऑर्गेनिज्म एक्वायर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ देयर पेरेंट्स। क्योंकि आपको पता है ये हेरिडिटी क्यों होती है, हेरिडिटी होती है कि जो पेरेंट्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है किसके अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, सॉरी ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो ऑफस्प्रिंग वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसको अपने पेरेंट से कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं और वो कैरेक्टर्स जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर होने से होते हैं। और आगे मैं बताऊंगा कि जो हेरिडिटी की यूनिट होती है जिसकी वजह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं, उसको अपन जीन बोलते हैं। और जीन की डिटेल स्टडी अपन जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के अंदर करेंगे। तो यूं कह सकते हैं कि जीन के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेट्स, कैरेक्टर या जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। क्लियर? और हेरिडिटी परफॉर्म होती है। क्लियर? यहाँ पे एक डायग्राम ये दे रखा है, तो इसको आप देखोगे तो यहाँ पे ये फादर है और ये मदर है, और इन दोनों फादर मदर के बीच जब रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पे एक नेक्स्ट जनरेशन जिसको ऑफ स्प्रिंग बोल रहे हैं वो बन रही है। तो मैं यहाँ ओ लिख देता हूँ, ओ का मतलब ऑफ स्प्रिंग,
और यहाँ P से मतलब पेरेंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो ऑफ स्प्रिंग आई उसके अंदर अपने फादर और मदर दोनों के कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि फादर का जेनेटिक मटेरियल और मदर का जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। लेकिन जब रिप्रोडक्शन होता है तो दोनों के गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, तो दोनों के जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट होते हैं और ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। क्लियर? तो इस ऑफस्प्रिंग में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर इन्वॉल्व होंगे। तो कौन कौन से कैरेक्टर कहाँ से आए हैं वो देखो। जैसे यहाँ पे आप देखो, फादर की आई और सन की आई जो है वो क्या है, सेम कलर का है, लगभग ब्लू से कलर की दिखाई दे रही है। जबकि मदर की आई का कलर क्या है, ब्लैक है। तो आई का कलर जो है वो एक कैरेक्टर है, वो जो कि इस ऑफ स्प्रिंग को अपने फादर से मिला है। इसी तरीके से हेयर की बात करूं तो फादर के पास तो हेयर नहीं है, ठीक है, ये बाल्ड है। लेकिन मदर के पास हेयर है, तो हेयर वाली प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई इसके पास में, हेयर का जो कैरेक्टर है, हेयर वाला जो कैरेक्टर है वो उसको अपनी फीमेल पेरेंट से मिला है। इसके अलावा ईयर की बात करें तो इस ऑफ स्प्रिंग के ईयर अपने फादर के ईयर से मैच कर रहे हैं। तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है या जेनेटिक या जो जीन है ईयर के लिए, जो कैरेक्टर शो करवाएगा ईयर ईयर का साइज वगैरह, वो उसको उसके फादर से मिला है। क्लियर? देन उसके बाद हाइट की बात करें तो इस सन की जो हाइट है वो अपने मदर की हाइट से रिजेंबल कर रही है। तो हाइट का जो कैरेक्टर है वो इसको अपने फीमेल या अपनी मदर पेरेंट से मिला है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कोई भी ट्रेट अपने पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएगा वो हेरिडिटी कहलाता है। और हेरिडिटी की यूनिट मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा हेरिडिटी के लिए, जीन। और जीन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जीन डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो जिसके जो एक्टिव फॉर्म होती है डीएनए की, मतलब वो एक्सप्रेस हो सकती है, वो ट्रांसफर हो सकती है। डिटेल में अपन इसको हायर क्लासेस में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अपन ये समझ सकते हैं कि पेरेंट से, ये मेल पेरेंट हो गया, ठीक है, और ये फीमेल पेरेंट हो गया, ठीक है, इन दोनों में जब क्रॉस होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो दोनों के जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलते हैं, देन जाइगोट बनता है, उससे जो ऑफ स्प्रिंग बनती है उनमें उन दोनों के कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और बाहर से न्यू कैरेक्टर ऐड भी हो सकते हैं। तो वो जो कैरेक्टर पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जा रहे हैं वो जेनेटिक मटेरियल की वजह से जा रहे हैं, जीन की वजह से जा रहे हैं। इसी इसी को अपन क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, या इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट और कैरेक्टर्स बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन। तो हेरिडिटी अपन ने देख लिया, अब है वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है, लिखा है द डिफरेंसेस shown by the individuals of the same species and also by their offspring are termed as variation। मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल से एकदम सिमिलर नहीं होता है, कभी भी आइडेंटिकल नहीं होता है। क्यों नहीं होते? क्योंकि उन दोनों के जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उनमें वेरिएशन मिलती है। इसलिए दोनों के कैरेक्टर क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेस होंगे। और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर होने की वजह से ये एक दूसरे से क्या दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे। तो सेम स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है। क्लियर? उनके जीन्स अलग होते हैं, उनका एक्सप्रेशन अलग होता है। क्लियर? लिखा भी है कि ये वेरिएशन क्यों आती है, लिखा है कोज्ड बाय जेनेटिक डिफरेंसेस। सबका जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होता है, सबका डीएनए अलग अलग होता है, इसलिए उनके कैरेक्टर्स भी अलग अलग होते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल से समझाया है, ये एक एग्जाम्पल जो है वो गिवन है, तो इसी के थ्रू अपन ने इसी को ही अपन ने लिया है। तो कैसे, जैसे कि दो तरह की अपन ईयर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ईयर दो तरह के होते हैं, एक होता है अटैच्ड ईयर लोब और एक होता है फ्री ईयर लोब। क्लियर? तो आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कान जो होते हैं वो एकदम अटैच होते हैं अपनी स्किन से। यहाँ पे आप देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट एकदम अटैच है, क्लियर, फ्री नहीं है, तो इनको बोलते हैं अटैच ईयर लोब। लेकिन वहीं आप यहाँ पे देखो तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको
इनका एकदम ईयर लोब एकदम फ्री होता है, मतलब ये जो टर्मिनल पोर्शन होता है ना ईयर पिन्ना का, वो नीचे हैंग्ड रहता है, मतलब लटका हुआ रहता है यहाँ से। क्लियर? यानी इस जगह से अटैच नहीं होता, फ्रीली यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको अपन बोलते हैं फ्री ईयर लोब। तो ये भी क्या है, कैरेक्टर है कि यहाँ पे जो ईयर है वो अटैच है और यहाँ पे फ्री है। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, जीन के थ्रू कंट्रोल होते हैं। तो जेनेटिक वेरिएशन का ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे दोनों के जीन मेकअप अलग अलग है। यहाँ पे जो जीन आ रहे हैं वो इस तरह से एक्सप्रेस हो रहे हैं कि यहाँ का जो ईयर पिन्ना है वो क्या है, अटैच है। लेकिन यहाँ का जो जेनेटिक मेकअप इस तरीके से है कि यहाँ पे जो ईयर पिन्ना के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो यहाँ पे चिपकाता नहीं है, वो यहाँ इसको फ्री कर देता है। तो फ्री ईयर लोब यहाँ पे देखने को मिलता है। इस तरीके से आपने बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे। आंखों का कलर, किसी की आंखें ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्लू होती है। क्लियर? इस तरीके से स्किन का कलर जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसी का लाइट होता है, किसी का डार्क होता है। ठीक है? इस तरीके से आपने हेयर का देखा होगा, किसी के हेयर अलग तरीके के होते हैं, कर्ल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, अलग अलग कलर भी उनमें देखने को मिलता है। तो जो भी हर मतलब इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो सारा जीन या जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंस की वजह से देखने को मिलता है। क्लियर? तो उसको अपन जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं। अब इस जेनेटिक वेरिएशन को अपन थोड़ा डिटेल में देखते हैं और क्या क्या है। एक नोट आ गया, ये नोट क्या कहता है, लिख रखा है द accumulation of variations over a longer period of time leads to the development of new species। एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल, ये जो लाइन कहना चाह रही है उसके थ्रू मैं समझा रहा हूं। ये कहना चाह रहा है कि एक इंडिविजुअल के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, और उसकी न्यू फॉर्म बनती है। चेंजेस हुआ, न्यू फॉर्म बनी, फिर चेंजेस हुआ, न्यू फॉर्म बनी, फिर इस तरीके से। और एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद में फिर क्या हुआ, जो इंडिविजुअल्स बन रहे हैं वो अपने सबसे पहली वाली जनरेशन से क्या होंगे, डिफरेंट होने लग जाएंगे और एक नई स्पीसीज बन जाएगी। इसको मैं समझाता हूँ इस डायग्राम के थ्रू, या इस ये जो है ना फोटो, इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। अपने को पता है, ऐसा बोला जाता है कि जो ह्यूमन के एंसेस्टर थे वो बंदर थे। ठीक है? मंकी को अपना एंसेस्टर, अपना पूर्वज माना जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत साल पहले मंकी हुआ करते थे इस तरीके से। फिर उनके अंदर क्या हुआ, वेरिएशन आई, और वो वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हुई। इस दौरान धीरे 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 टाइम बना लगा, और फिर वो वेरिएशन जाती इंडिविजुअल्स के अंदर, फिर उसके बाद में फिर उसमें चेंजेस आते। ठीक है? फिर वेरिएशन आती, फिर नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसमिट होती। ठीक है? इस तरीके से चलता गया और एट लास्ट अपने को एकदम डेवलप फॉर्म देखने को मिली। क्लियर? तो इस दौरान क्या देखने को मिला कि जो बंदर थे, ठीक है, उनमें ग्रेजुअली धीरे धीरे वेरिएशन आता चला गया, और वो वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती गई, मतलब उनका इनहेरिटेंस होता गया, वो हेरिडिटी होती गई उसकी। क्लियर? अब जैसे जैसे जो वेरिएशन था वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता गया और डेवलप होता गया, तो अपने अंदर चेंजेस आते गए, और एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद में अपने को ह्यूमन बीइंग का रिजल्ट देखने को मिला। यानी ये अब जो है, जो अभी फ्यूचर में अपने को देखने को मिल रहा है, ये जो ह्यूमन बीइंग है वो बंदर से किस तरीके से अलग हो गया। वो इसी तरीके से हुआ क्योंकि एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद में जो वेरिएशन थी वो एक्यूमुलेट होती गई नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन से, और जिसकी वजह से चेंजिंग आई, और जो ह्यूमन था वो बंदर से क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। बात समझ आ गई? यानी ह्यूमन की एक नई स्पीसीज बन गई, बंदर अलग रह गया और ह्यूमन अलग बन गया। ये सब सब कैसा हुआ, जेनेटिक में जो जेनेटिक मटेरियल था उसके अंदर वेरिएशन आती गई, एक्यूमुलेट होती गई, वेरिएशन आती गई, एक्यूमुलेट होती गई, आती गई, एक्यूमुलेट होती गई, एट लास्ट वो जो रिसेंट जो बना, ठीक है ना, एकदम एडवांस फॉर्म बनी, वो अपनी जो सबसे पहली फॉर्म थी उससे काफ़ी डिफरेंस रखने लगी, और इस वजह से एक नई स्पीसीज जनरेट हो गई। तो एक लंबे टाइम पीरियड को कवर करते हुए ह्यूमन बीइंग जो है
वो जो बंदर थे उनसे डेवलप हुए। क्लियर? इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। यानी अपना इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, अपना इवोल्यूशन बंदरों से हुआ है। इस तरीके से बहुत सी स्पीसीज है जो अलग अलग स्पीसीज से बनी है, ठीक है ना, उनके अलग अलग एंसेस्टर हैं, तो दे रखा है। इसीलिए अपन हेरिडिटी को इवोल्यूशन के साथ पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम वैसे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है क्लास 10th के लिए, लेकिन जेनेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जो हेरिडिटी है वो जेनेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और इवोल्यूशन वाले चैप्टर को अपन अलग से सेपरेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अर्ली ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ डाइवर्सिफाइड इनटू वेरियस न्यू फॉर्म्स थ्रू स्लो बट कंटिन्यूस वेरिएशन, थस वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि इवोल्यूशन करना है यानी ह्यूमन का इवोल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए वेरिएशन रिक्वायर्ड थी। ठीक है ना, जैसे जैसे वेरिएशन आती गई वैसे वैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन होता गया। तो यही बता रहा है कि वेरिएशन जरूरी होती है इवोल्यूशन के लिए, यदि वेरिएशन नहीं आएगी तो इवोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक टॉपिक है आपकी बुक में, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होती है, वेरिएशन आती है, और वो वेरिएशन फिर उस जनरेशन में एक्यूमुलेट होती है और नेक्स्ट जनरेशन में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो उसी को समझाता हुआ ये एक डायग्राम है। लेकिन सबसे पहले इसकी थ्योरी को अपन देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। लिखा है, क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस ओवर सक्सीडिंग जनरेशन, the original organism at the top will give rise to two individuals similarly in body design, but with subtle differences, and in next generation each of the four individuals in the bottom row will be different from each other. Some of these differences will be unique while other will be inherited from their respective parents who were different from each other. चलो इसको मैं एकदम सिंपल करके बता देता हूं। यहाँ पे ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म को मैं पेरेंट मान लेता हूँ, इसको पी से डिनोट कर देता हूँ, ये पी हो गया, ठीक है, पेरेंट, पी से मतलब पेरेंट। अब ये इंडिविजुअल हो गया, तो अपने पेरेंट बोला, इस इंडिविजुअल से क्या हुआ, इसकी ऑफ स्प्रिंग जनरेट हुई, तो इसको मैं बोलता हूँ F1, ऑफ स्प्रिंग 1, ठीक है, पहली ऑफ स्प्रिंग को अपन F1 से इंडिकेट कर देते हैं। तो आप देखोगे कि जो पहली ऑफ स्प्रिंग बनी है, फर्स्ट जनरेशन जो बनी है, उसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। पहले यहाँ पे ये वाला पोर्शन ब्लू कलर का था, ठीक है, ये रेड कलर का हो गया। यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कलर जो है वो वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ कलर चेंज हो गया मतलब यहाँ पे वेरिएशन आ गई। क्लियर? फिर उसके बाद में यहाँ देखें तो इसके इस पोर्शन में क्या आ गया, वेरिएशन आ गई। लेकिन ये जो वेरिएशन है वो माइनर है, बड़ी सूक्ष्म है, सटल वेरिएशन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अच्छा, इस पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग आई तो उसके मैक्सिमम जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर हुए और कुछ वेरिएशन भी देखने को मिली। अब क्या होगा, जब इस F1 से F2 बनेगी, मतलब F1 जो है वो एज ए पेरेंट जनरेशन की तरह बिहेव करेगा F2 के लिए, यानी F1 की ऑफस्प्रिंग जब बनेगी तो उसके अंदर और ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगी। तो एक जो वेरिएशन इसके अंदर खुद के अंदर थी वो तो इसके अंदर है ही, साथ में यहाँ पे इस ऑफस्प्रिंग यानी F2 के इस मेंबर के अंदर आपको यहाँ पे और वेरिएशन देखने को मिल गई। क्लियर? जो F1 के पेरेंट से क्या थी, डिफरेंट थी। इस तरीके से इसका जो सेकंड मेंबर था F2 का, उसके अंदर यहाँ पे भी वेरिएशन देखने को मिली। तो कुल मिला के क्या हुआ, इसमें कोई वेरिएशन नहीं थी। यहाँ पे देखे तो ये एक नॉर्मल है, P से F1 पे आए तो यहाँ पे एक वेरिएशन जनरेट हुई, ठीक है, और फिर जब इसके दो बने तो ये जो वेरिएशन थी जो यहाँ पे जनरेट हुई थी वो एक्यूमुलेट होकर के और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होगी, अब यहाँ जाके एक्यूमुलेट होगी। अब इन दोनों जनरेशन में भी क्या हुआ, वेरिएशन आई। अब ये आगे ऑफ स्प्रिंग बनाएंगे ना, तो उनमें भी वो जो वेरिएशन है वो ट्रांसफर होगी और नई वेरिएशन ऐड होगी।
तो कुल मिला के अपने को देखने को मिल रहा है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वेरिएशन एक्यूमुलेट होती हुई चल रही है और नई वेरिएशन जनरेट होती जा रही है। क्लियर? इस तरीके से यहाँ पे भी ये दे रखा है, यहाँ पे ये वेरिएशन देखने को मिली। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन देखने को मिली उसमें ये वेरिएशन तो थी, ठीक है, इसमें तो ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं आई, लेकिन यहाँ पे मेजर वेरिएशन देखने को मिली। देखो यहाँ का जो कलर है वो बाकी सबसे क्या है, डिफरेंट है। तो ये वेरिएशन क्या है, बड़ी वेरिएशन है, मेजर वेरिएशन है। क्लियर? बाकी में तो छोटी छोटी वेरिएशन आ रही थी, अब यहाँ पे क्या है, ये बाकियों से काफी अलग हो गया, तो यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा देखने को मिल गई। ठीक है, अब ये अपनी ऑफ स्प्रिंग बनाएगा तो उसके अंदर फिर और नई वेरिएशन आएगी, और जो वेरिएशन इसके अंदर है वो आगे ट्रांसमिट होगी। तो इस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ छोटी वेरिएशन या बड़ी वेरिएशन जो है वो ट्रांसमिट होती रहती है और एक्यूमुलेट होती रहती है। अब जब वेरिएशन ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा डिफरेंस रखता है अदर इंडिविजुअल से। ठीक है, जहाँ कम होती है तो वहाँ पे कम वेरिएशन या कम डिफरेंस रखता है अदर एनिमल से या अदर ऑर्गेनिज्म से। क्लियर? तो ये यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशन डेवलप होती है, जेनेटिक वेरिएशन आती है, और देन उसके बाद में वो एक्यूमुलेट भी होती है और नेक्स्ट जनरेशन में उसको ट्रांसफर भी किया जाता है। और लंबा टाइम हो जाता है, जब बहुत लॉन्ग पीरियड हो जाता है और इस तरीके से वेरिएशन एक्यूमुलेट होती रहती है, तो एट लास्ट जो लास्ट वाली जो ऑफ स्प्रिंग बनती है वो अपने पेरेंट ऑफ स्प्रिंग से एकदम टोटली क्या होती है, डिफरेंस शो करती है और एक नई स्पीसीज बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। क्लियर? ये वही वाला फंडा है कि बंदर के अंदर वेरिएशन आती गई, न्यू फॉर्म्स बनती गई, ट्रांसमिट होती गई, और धीरे धीरे जो एडवांस फॉर्म बनी वो अपने एकदम पेरेंटल जनरेशन से काफी डिफरेंस रख रही थी, तो एक नई स्पीसीज के फॉर्म में वो डेवलप हो गई। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान में रखना है। ये पैराग्राफ जस्ट यही कह रहा है कि पहले वाले जो पेरेंट जनरेशन से F1 बनी उसमें इतना वेरिएशन नहीं आया था, लेकिन आगे की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना वेरिएशन बढ़ती चली जाएगी, और कभी कभी तो थोड़ी बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में और ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल सकती है। क्लियर? जैसे यहाँ पे ये वाला जो था के अंदर काफी वेरिएशन देखने को मिली। क्लियर? नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आती है क्या या नहीं आती, और आती है तो किस वजह से आती है, वो देखते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो उसमें सिर्फ मोनोपेरेंट होता है। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा मोनोपेरेंटल होता है, यानी एक ही पेरेंट क्या करता है, ऑफ स्प्रिंग जनरेट करता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये अमीबा है, तो अमीबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी अमीबा पहले अपने डीएनए की कॉपी बनाएगा, यानी एक हूबहू अपने जैसा डीएनए एक डीएनए बनाएगा। फिर इसके अंदर क्या होता है, फिशन होता है, और उसकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और दोनों को जो डीएनए कॉपी हुआ है वो दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे ये एक अमीबा था जिसको पेरेंट अमीबा बोल दिया। अब इस अमीबा के जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा, यानी इसके जैसा जैसा एक और डीएनए बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फिशन होगा, तो यहाँ पे एक ऑफ स्प्रिंग ये बन गई और एक ऑफ स्प्रिंग ये बन गई। दोनों क्या है, डीएनए क्या है, एक दूसरे से रेप्लिकेट हुए हैं, तो दोनों का कंपोजिशन या दोनों का जो पैटर्न है वो सब सेम रहेगा, तो दोनों एक दूसरे से क्या रहेगा, सिमिलरिटी शो करेंगे। तो जनरली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जेनेटिक जो मटेरियल है वो सेम रहता है। तो जब जेनेटिक मटेरियल सेम रहेगा तो उनके कैरेक्टर डिफरेंट नहीं होंगे, सेम होंगे, तो वो दिखने में कैसे होंगे, सेम होंगे, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसमें जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ऑफ स्प्रिंग बनती है, वो एक दूसरे की क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, और इवन वो अपने पेरेंट्स से भी क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। क्लियर? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनके अंदर भी चेंजिंग आ जाती है। कैसे? जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होता है पेरेंट डीएनए से जब ऑफस्प्रिंग के लिए जो डीएनए बन रहा होता है पेरेंट सेल के अंदर, उसमें कभी कभी एरर आ जाती है, क्योंकि जो डीएनए कॉपी वाली प्रोसेस है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर वगैरह। तो कभी कभी क्या होता है, डीएनए कॉपी करने में एरर आ जाती है, जिससे क्या होता है, पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल
ऑफ स्प्रिंग के जेनेटिक मटेरियल से क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। और जैसे ही जेनेटिक मटेरियल के अंदर डिफरेंस आया, वैसे ही क्या होगा, उनके कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे। तो वो 100% एक दूसरे के ना तो आइडेंटिकल होंगे और ना पेरेंट्स से आइडेंटिकल होंगे। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जो जब भी डीएनए के कॉपी में या रेप्लिकेशन में जब एरर आ जाता है, तो वो जो न्यू ऑफ स्प्रिंग बनती है, जैसे यहाँ पे न्यू ऑफ स्प्रिंग है, वो अपनी पेरेंट से क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे वही चीज बताई है कि जब पेरेंट अमीबा के अंदर डीएनए कॉपी होता है और यदि नॉर्मल कंडीशन रहती है, एकदम नॉर्मल, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, तो वो जो ऑफ स्प्रिंग वाला डीएनए है वो अपने पेरेंट डीएनए से एकदम रिजेंबल करता है, आइडेंटिकल होता है। लेकिन मान लो यहाँ पे डीएनए में एरर आ गई, डीएनए फॉर्मेशन, उसके रेप्लिकेशन में, यदि जब डीएनए पेरेंट अमीबा के डीएनए से जब ऑफ स्प्रिंग का डीएनए बन रहा हो और उसके अंदर कोई एरर आ जाए, तो उस कंडीशन में जो नया अमीबा बनेगा वो अपने पेरेंट अमीबा से क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आपको यहाँ पे कलर देखने को मिल रहा है कि कलर ये शो कर रहा है कि ये अपने पेरेंट अमीबा से क्या है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल चेंज हो चुका है, उसमें चेंजिंग आ गई है। तो जनरली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजिंग नहीं आती है, आइडेंटिकल होते हैं और क्लोन फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है? लेकिन यदि कोई रीजन से रेप्लिकेशन में एरर आ जाए, तो वहाँ जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है, डीएनए में चेंजिंग आ जाती है और ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट से डिफरेंस शो करते हैं। तो लिखा हुआ है there are only minor differences in the progeny produces through asexual reproduction, and these variations are generated due to small inaccuracies occurring during DNA replication। यदि डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ एरर आ जाए तो फिर यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलती है ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जनरली नहीं देखने को। As a result, offspring are almost a carbon copy of their parents and collectively known as clone। क्लोन कब बनेगा? क्लोन किसको बोलते हैं? जब जब ऑफ स्प्रिंग एक दूसरे से और अपने पेरेंट से एकदम जेनेटिकली सिमिलर हो, उनका डीएनए जो है वो 100% मैच करता हो। ठीक है? अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है? आपको पता है, बैक्टीरिया, अमीबा, यीस्ट, ये कुछ ऐसे लोअर ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इनकी जो कॉपी बनती है वो एक दूसरे की क्या होती है, क्लोन होती है, आइडेंटिकल होती है। क्लियर? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कैसे आती है। क्लियर? तो लिखा है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम टू पेरेंट्स, दैट इज मेल एंड फीमेल, similarities as well as subtle differences are inherited। अब इसको समझो क्या कहना चाह रहा है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये आपको यहाँ पे बताया, ये फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है और ये मेल है। तो फीमेल ओवा रिलीज करेगी। क्लियर? फीमेल का जेनेटिक मटेरियल अलग होगा और मेल का जेनेटिक मटेरियल अलग होगा। दोनों आपस में फ्यूज होंगे, क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो होगा उसमें फीमेल का डीएनए भी होगा और मेल का डीएनए भी होगा, मतलब दोनों के जेनेटिक मटेरियल आएंगे। तो इससे जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी, ये पेरेंट जनरेशन मान लूं मैं एक बार, तो इससे जो जनरेशन बन रही है, ठीक है, उसको मैं F1 बोल देता हूँ। तो जो F1 जनरेशन है उनके अंदर क्या है, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जो है वो इनहेरेंट हो रहे हैं। यानी ये जो F1 जनरेशन है वो इन पेरेंट्स से कुछ सिमिलर होगा, सिमिलरिटी शो करेगा और कुछ डिसिमिलरिटी शो करेगा। कुछ कैरेक्टर मदर से आ जाएंगे, कुछ फादर से आ जाएंगे। ठीक है? तो ओवरऑल ये अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट होगा और थोड़ा हो सकता है रिजेंबल भी हो। क्लियर? क्योंकि दोनों के जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आए हैं, तो एकदम आइडेंटिकल तो नहीं हो सकता, ये तो बात फिक्स हो गई। क्लियर? अब क्या होगा, इसके F1 से यदि F2 जनरेशन बनती है, फिर से इसका क्रॉस किसी मेल या फीमेल से होगा। क्लियर? यदि ये फीमेल है तो इसका मेल के साथ करवा देते हैं मान लो। तो अब इसका खुद का एक नया जेनेटिक मटेरियल है और इसका एक अलग जेनेटिक मटेरियल है। तो अब इन दोनों का क्या होगा, क्रॉस होगा, एक नई ऑफस्प्रिंग बनेगी जिसमें इन दोनों के कैरेक्टर्स होंगे। तो ये कुछ सिमिलरिटी शो करेगा, कुछ वेरिएशन शो करेगा। लेकिन अब ये जो ऑफस्प्रिंग है F2 वाली, वो अपने पेरेंट से काफी डिसिमिलरिटी शो करेगा, क्योंकि अब इसमें वेरिएशन ज्यादा आ चुका है।
बात समझ आ गई? तो यही चीज ये बताना चाह रहा है कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो न्यू ऑफस्प्रिंग होती है वो अपने पेरेंटल जनरेशन से डिफरेंट होती जाती है, क्योंकि वेरिएशन कंटिन्यूस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बढ़ते जाते हैं और एक्यूमुलेट होते जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो दो पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। तो लिखा है सिमिलरिटीज एज वेल एज सटल डिफरेंसेस आर इनहेरिटेड। ठीक है, these differences lead to variation among the individuals of new generations। तो नई जनरेशन में डिफरेंसेस आते जाते हैं, वेरिएशन आती जाती है। if this new generation in turn reproduce, the second generation produce accumulate more variation। तो नेक्स्ट जनरेशन में फिर क्या होगा, मोर वेरिएशन आएगा। some of these variation are inherited from first generation and some are newly created। तो पहली तो क्या हो गया, अब जैसे F2 बना तो उसमें तो कहाँ से, कुछ तो इस F1 से आ गए, ठीक है, और कुछ नई जनरेशन जो नए ऐड हुए हैं उससे आ गए। इस तरीके से आप देख सकते हो। Thus with succeeding generation accumulation of variation increases। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी जनरेशन, इस तरीके से जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे वेरिएशन बढ़ती जाती है। ये आप अपनी फैमिली में भी देख सकते हो, अपने दादाजी, फिर अपने पिताजी, फिर अपन, और फिर अपने बच्चे। ठीक है, इस तरीके से ये जो भी चलता है मामला, इसमें क्या होता है, अपने अपने पिताजी है वो अपने पेरेंट्स से सिमिलरिटी रखेंगे, लेकिन उसके बाद में फिर फादर का मदर के साथ क्रॉस होगा, तो जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी उसमें थोड़े कुछ कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से आ जाएंगे, मतलब जो दादाजी वगैरह हैं उनके कैरेक्टर जो अपने फादर वगैरह में थे वो इनहेरिट हो गए, और कुछ अपने मदर के आएंगे जो कि अदर पेडिग्री से। तो इस तरीके से कंटिन्यूस जैसे जैसे जनरेशन ग्रेजुअली बढ़ती जाती है वैसे वैसे वेरिएशंस नए ऐड होते जाते हैं और इनहेरेंट भी होते जाते हैं, और लास्टली अपन देखते हैं तो काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है कि वो वेरिएशन हर एक लेवल पे एक्यूमुलेट भी होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट दे रखा है वेरिएशन इज एन वेरिएशन इन एन individuals may be advantageous and disadvantageous। मतलब कहने का सेंस ये है कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशंस डेवलप होते हैं वो एडवांटेजियस हो सकते हैं और डिसएडवांटेजियस भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों? यानी वो इंडिविजुअल के लिए फेवरेबल भी हो सकते हैं और फेवरेबल नहीं भी हो सकते हैं। कैसे है उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है, देखो समझो। लिखा है वेरिएशन इन ए स्पीसीज अनेबल organism to get adapted to different environmental conditions and promote survival of that species। ठीक है, लिख रखा है एग्जाम्पल, some variants of bacteria survive better in hot conditions whereas other inhabit cold condition। ओके, अब इसको थोड़ा बहुत समझते हैं। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल जो होगा वो कब बढ़ेगा, ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल कब बढ़ेगा, जब वो अपने एनवायरनमेंट के लिए, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल तब बढ़ जाता है जो जिस एनवायरनमेंट में वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसके लिए वो सबसे ज़्यादा अडेप्टेबल हो। ठीक है ना, एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट अडेप्टेबल। ठीक है, यानी जितना वो अपने एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेबल होगा उतना उसकी सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगी। इसीलिए तो बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट के लिए फिट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे यही चीज़ देखने को मिल रही है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन क्यों आए, ताकि वेरिएशन आने से वो अपने एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट हो सकता है। एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं और जो ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा अडेप्टेबल होगा, मतलब जिसके अंदर जितना ज़्यादा वेरिएशन उस लेवल का होगा कि वो उस एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट हो जाए। समझ रहे हो? मतलब कहने का सेंस एकदम सिंपल सा है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन आया, वेरिएशन आने से वो अपने सराउंडिंग के लिए, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके लिए अडेप्टेबल हो गया। ठीक है, अब वो वेरिएशन उस सराउंडिंग के लिए अडेप्टेबल वाले हैं
तब तो उसका उस ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल बढ़ जाएगा। लेकिन यदि वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाला वेरिएशन उस जिस एनवायरनमेंट में वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसके लिए अडेप्टेबल नहीं है, तो उसका सर्वाइवल कम हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो इसी तरीके से ये बताना चाह रहा है कि यदि एक पेट्री डिस्क के अंदर बैक्टीरिया की 2 कॉलोनी है, तो एक डॉटेड डॉटेड बना देता हूं मैं और एक मैं राउंड राउंड बना देता हूं। मान लो ये 2 कॉलोनी आपको देखने को मिल रही है, ये इसको ए नाम दे दिया, उसको बी नाम दे दिया। क्लियर? अब ए के अंदर इस तरीके की वेरिएशन है कि वो कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर सकती है, सरवाइव कर सकती है। तो जब एनवायरनमेंट कोल्ड होगा तो उसकी अडेप्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, इसका सर्वाइवल सबसे ज्यादा होगा। लेकिन यदि बी वाली जो है वो हॉट एनवायरनमेंट के अंदर डेवलप हो सकती है, तो इसकी अडेप्टेबिलिटी क्या है, हॉट एनवायरनमेंट। इसके अंदर वेरिएशन किस तरीके से अडेप्ट हुए हैं कि हॉट एनवायरनमेंट के अंदर ये ग्रोथ करेगी, तो जैसे ही हॉट एनवायरनमेंट लेगा ये ग्रोथ कर लेगी। लेकिन जब उल्टा हो जाता है, यानी यहाँ पे कोल्ड एनवायरनमेंट आ जाता है, तो इनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कोल्ड एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेबल नहीं है। इस तरीके से ये हॉट एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेबल नहीं है। बात समझ आई आप सबको? तो ये यही चीज कहना चाहता है कि जो अडेप्टेबिलिटी होती है, तो वो यदि अपने किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, अपने सराउंडिंग के लिए जितना ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी होती है उसका सर्वाइवल उतना ज़्यादा होता है। और वो अडेप्टेबिलिटी जो है उसके जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशन से आता है। जो उसको उस एनवायरनमेंट में फेवर करता है तो वो सर्वाइव कर जाता है, और फेवर नहीं करता है तो वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता है। क्लियर? तो ये सारा कुछ जो है वो वेरिएशन से रिलेटेड हुआ। आज अपन ने जेनेटिक क्या होता है वो देखा, देन उसके बाद में हेरिडिटी क्या होता है, और देन वेरिएशन क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट के टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।